अंग्रेजी हुकूमत और तालीम की वजह से उभरने वाले नए बुर्जुआई तबके में ज्यादातर ऊंची जात के हिंदू ही थे, जिन्होंने दलितों पर, जो ज्यादातर खेतीहर मजदूर थे, अपने अत्याचार जारी रखे। पुराने अंधविश्वास और कुसंस्कार, जिनकी बुराइयां सब जानते थे, जानबूझकर कायम रखे गए। दलितों, हरिजनों और पिछड़ी जातियों में ज्ञान और शिक्षा के फैलाव पर रोक थी। उन्हें गांव और नगर के समाज से परे रखकर उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। ब्रिटिश राज और पश्चिमी उदार मतों और बुद्धिवादी विचारों के फैलाव ने जाति प्रथा के सामने नए सवाल पैदा कर दिए थे। इसका नतीजा यह हुआ कि सुधार का आंदोलन जोर पकड़ने लगा। इस आंदोलन की नींव डालने वालों में एक थे पूना के ज्योतिराव फुले, जिन्होंने सन 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था मनुष्य मात्र के बड़प्पन को जात पात के बंधन से दूर रखकर प्रतिष्ठा दिलवाना। माली जाति में जन्मे ज्योतिराव फुले ने गैर ब्राह्मणों में शिक्षा के प्रसार की जरूरत महसूस की और सन 1848 में पूना में पिछड़ी जाति वालों के लिए एक पाठशाला खोल दी। जाति प्रथा की वजह से माजी में कई जन समूहों पर अत्याचार तो होते आए हैं, साथ ही साथ दिमागी काम और हाथ की कारीगरी में फासला रहा है। दर्शन और फलसफे का आम जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। हमें इस जहनियत को पूरी तरह बदलना होगा, क्योंकि ये आधुनिक हालात और जमहूरी असूल के बिल्कुल खिलाफ है। जमाना बराबरी के हक में है और कम से कम हिंदुस्तान में बराबरी हमारी मंजिल होनी चाहिए। 1857 के विद्रोह के फौरन बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को खूब दबा कर रखा, क्योंकि अंग्रेजों की नजर में मुसलमान ज्यादा आक्रामक थे। फिर हिंदुस्तान पर हुक्मरान रहने की यादें भी उनमें ताजा थीं। इसके अलावा मुसलमान नई तालीम और सरकारी नौकरियों से कतराते थे, जिससे अंग्रेजों का शक और बढ़ा। अब इसके बरखिलाफ हिंदुओं ने आसानी से नई तालीम, अंग्रेजी की और सरकारी नौकरियों को स्वीकार किया और ज्यादा फर्मा बरदार भी लगते थे। इसलिए 1857 तक मुसलमानों में अंग्रेजी जानने वाला मध्यम वर्ग नहीं के बराबर था, और मुस्लिम समाज का वो भाग जिसमें से मध्यम वर्ग यानी बुर्जुआई तबका उभर सकता था, अंग्रेजों से सख्त नफरत भी करता था और कदामत पसंद भी था। काफी मुखालिफतों और बहस मुबाहिसों के बाद सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को अंग्रेजी तालीम की तरफ आमादा किया। उनका ख्याल था कि इस नई तालीम के जरिए ही मुसलमान पुराने ख्यालात छोड़ पाएंगे। पश्चिमी तालीम पर ही पूरा जोर देने का सर सैयद का फैसला बिल्कुल सही था। उसके बिना मुसलमान नए राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी मुनासिब जगह नहीं ले सकते थे और हमेशा हिंदुओं के छुट भैये बने रहते, क्योंकि हिंदुओं की आर्थिक हालत और तालीम उनसे ज्यादा विकसित थी। सर सैयद की सरगर्मियां हालांकि अब हमें बहुत साधारण लगती हैं, उस जमाने के लिए सही इनकलाबी दिशा में एक कदम था। वैसे उस जमाने के मुसलमान और हिंदू दोनों नरमवादी भी थे और अंग्रेजी शासन पर निर्भर भी। सर सैयद का नरमवाद उस जमींदार वर्ग से वाबस्ता था जिसमें मुट्ठी भर के खुशहाल मुसलमान शामिल थे। हिंदुओं का नरमवाद एक मोहतात पेशेवर या व्यापारी वर्ग का था, जो उद्योग लगाना और पूंजी की वृद्धि चाहते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में ही बंगाल में हिंदू धर्म में पश्चिम से प्रभावित होकर सुधार करने की कोशिश की गई। राजा राममोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की, जो धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाखंड के खिलाफ था, लेकिन
ब्रह्मो समाज में बहुत ज्यादा सदस्य नहीं थे। ये अंग्रेजी दां बंगाली मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। इसी सदी के अंत में एक और मजहबी सुधार आंदोलन चला, स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, जिसका नारा था केवल वेदों को अपनाओ। इसे मानने वालों में ज्यादातर लोग यूपी और पंजाब के मध्यम वर्ग और व्यापारी तबके से थे। स्वामी दयानंद के दौर में ही रामकृष्ण परमहंस भी हुए, जो फिरका परस्ती के सख्त खिलाफ थे। वो मानते थे कि सब रास्ते हकीकत की एक ही मंजिल तक जाते हैं। उनके प्रमुख शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। हालांकि वो माजी से जुड़े थे और हिंदुस्तान के विरसे पर उन्हें गर्व था, विवेकानंद रोशन ख्याल थे। उनकी शख्सियत हिंदुस्तान की माजी और हाल की दरमियानी कड़ी थी। स्वामी विवेकानंद सियासत और अपने जमाने के सियासी लीडरों से दूर रहते थे, लेकिन उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि आवाम की हालत सुधारने के लिए आजादी और बराबरी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, भारत की सारी उम्मीदें आवाम से जुड़ी हैं। ऊंचे तबके जिस्मानी और रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुके हैं। मुझे यकीन है कि कोई मुल्क बाकी दुनिया से अलग रहकर तरक्की नहीं कर सकता, और रोज बेरोज ये बात साफ होती जा रही है कि कोई भी मसला महज नस्ली, कौमी या इस तरह के तंग दायरे में रहकर सुलझाया नहीं जा सकता। शुरू में सर सैयद की नीति कामयाब साबित हुई और मुस्लिम मध्य वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन से खासा परे रहा, मगर 20वीं सदी की शुरुआत में इस मध्य वर्ग की नई पीढ़ी राष्ट्रीयता और कौमी आंदोलन की ओर खींचने लगी। इस धारे को काटने के लिए अंग्रेज सरकार की सरपरस्ती में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। लीग के दो मकसद थे, अंग्रेजी सरकार से वफादारी और मुस्लिम हकों की सुरक्षा। मगर कुछ ही सालों में लीग को भी कांग्रेस की देखा देखी स्वराज की मांग करनी पड़ी। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, लेकिन हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन पर हिंदू हावी थे और उस पर उनका रंग छाया हुआ था। इसलिए मुस्लिम जहन में एक कश्मकश पैदा हुई। बहुतों ने इस कौमियत को कबूल करके ये कोशिश की कि इसे बहुरंगी बनाएं। कुछ लोग इस आंदोलन से हमदर्दी रखते हुए भी डांवाडोल रहे और बाकियों ने अलगाव का रास्ता अख्तियार कर लिया। सर सैयद की राष्ट्रीय आंदोलन से परे रहने की नीति भले ही देर तक सफल न रही हो, लेकिन उनके साथी नवाब मोहसिन उल मुल्क ने अंग्रेज सरकार को मुसलमानों के लिए अलहदा चुनाव क्षेत्र का खास हक देने पर राजी किया। इस एक अलग हक ने आगे चलकर भारत में अलगाववाद को काफी बढ़ावा दिया। इन अलग चुनाव क्षेत्रों की बिना पर 1916 में कांग्रेस को मुस्लिम लीग से समझौता करना पड़ा। फिर खिलाफत आंदोलन के कारण लीग की अहमियत कम हो गई और खिलाफत पार्टी और जमीयत उल उलेमा और अहरार ने डटकर 1921 के आंदोलन में कांग्रेस का साथ दिया। अपने हितों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने 1927 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान भेजा, जिसकी जबरदस्त मुखालफत हुई। मेरा ख्याल है यही वो पस मंजर है जिसमें से चंद साल पहले हिंदुस्तान के बंटवारे की आवाज बुलंद हुई। यूं तो उनके कारण थे, कई फराहमी सबब भी, कई तरह की गलतियां और हिमाकतें, और सबसे बढ़कर अंग्रेजी सरकार की जोड़ तोड़ की नीति। लेकिन इन सब की तय में मानसिक पस मंजर था, चंद तारीखी हालात के अलावा, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी मुसलमानों के मध्य वर्ग का विकास बहुत देर से हुआ। इस अंतराल ने मुसलमानों में खौफ की कैफियत पैदा कर दी है। पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान को तकसीम करने की तजवीज, चाहे वो जज्बाती हैसियत से कईयों के लिए खास कशिश रखती है, इस बिछड़ेपन का कोई इलाज नहीं है।
और यह अंदेशा है कि इससे जागीरदार तबके की गिरफ्त काफी अरसे तक और मजबूत हो जाएगी और मुसलमानों की आर्थिक तरक्की में ज्यादा देर लगेगी। सितंबर 1939 में दूसरा महायुद्ध यूरोप में छिड़ गया। सितंबर 14 को कांग्रेस कार्यकारी कमेटी की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें ये लफ्ज भी थे, अगर बरतानिया आजादी और जमहूरियत की बिना पर यह जंग लड़ रही है तो उसे लाजमी तौर पर अपने कब्जे में जो मुल्क हैं वहां साम्राज्यवाद का खात्मा करना होगा। एक आजाद लोकतंत्रीय हिंदुस्तान दूसरे आजाद मुल्कों के साथ मिलकर खुशी से लड़ने को तैयार रहेगा। मगर हमारे ये अरमान अधूरे ही रह गए क्योंकि अंग्रेजों ने साफ इनकार कर दिया। समझौते की कोई उम्मीद न रही और न ही हिंदुस्तानियों को हमले के खिलाफ अपनी सुरक्षा खुद करने का मौका दिया गया। इसी बीच उस हमले की संभावनाएं बढ़ती ही जा रही थीं। रंगून जापानियों के कब्जे में था और भूखे हिंदुस्तानी शरणार्थियों का हुजूम पूर्वी सीमाओं से उबल पड़ा। बंगाल से आबादी को निकालने की तैयारियां शुरू हो गईं। मद्रास और कलकत्ता से पूंजीपतियों ने भागना शुरू कर दिया। फिर 7 और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने क्विट इंडिया यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो वाले प्रस्ताव को बहस के बाद स्वीकार किया। अगस्त 9 की सुबह को बंबई और बाकी मुल्क में कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारियां होने लगी। इतने सारे कांग्रेसी नेताओं की एक साथ गिरफ्तारी के बाद किसी के समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। और फिर 1857 की लड़ाई के बाद पहली बार बेशुमार लोग अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ाई में जुटकर एक साथ हो गए। बलिया ने 12 दिनों के भीतर अहिंसात्मक जनक्रांति द्वारा अंग्रेज हुकूमत का खात्मा कर दिया। 22 अगस्त को सड़क, रेल और नावों से अंग्रेज फौजें बलिया में दाखिल हुईं। अंग्रेज फौजों ने पूरे बलिया में कोहराम मचाया। सैकड़ों लोग मारे गए। बेतों से, गोलियों से, पेड़ों से लटकाकर 20 गांव फूंक दिए गए। पूरे जिले से तकरीबन 30 लाख रुपया जुर्माना वसूल किया गया और आखिर में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड हैलेट का संदेश पहुंचा, बलिया हैज बीन कॉन्कर्ड। बलिया की तरह बहुत से देहाती और शहरी इलाकों में हुकूमत की पकड़ खत्म हो गई और उन जगहों को दोबारा फतेह करने में कई कई दिन और बाज़ जगह कई हफ्ते लग गए। किसी भीड़ की तादाद कितनी बड़ी क्यों न हो, वो हथियारबंद फौज के खिलाफ नहीं टिक सकती। वो उसी सूरत में मुमकिन है कि फौज अपनी वफादारी पलट कर भीड़ के साथ हो जाए। मगर 1942 के हुजूमों ने न पूरी तरह तैयारी की थी, न ही मुकाबले का सही वक्त तय किया था। वो मुकाबला अचानक उनके सर पर आ गया। उनका फौरी प्रतिरोध कितना ही गलत और बेराह क्यों न हो, उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना प्रेम और विदेशी शासकों के खिलाफ अपनी नफरत का खुला इजहार किया। भारत की खोज में मैं इतने दिन मसरूफ तो रहा, मगर आखिर कुछ पाया भी कि नहीं। क्या यह महज मेरी गुस्ताखी थी कि मैंने हिंदुस्तान के चेहरे से नकाब हटाकर देखना चाहा कि अब उसका असल रूप क्या है और माजी में क्या रहा होगा। आज हिंदुस्तान 80 करोड़ मर्द औरतों का वतन है, जहां हर एक अपने अलग ख्याल और तस्वुर की दुनिया में रहता है। जब आज ये कैफियत है तो उन अनगिनत इंसानों की बेशुमार नस्लों के अतीत को समझना और भी दुश्वार है। लेकिन कुछ तो है जिसने इन सब को एक ही सूत्र में बांधा था और आज भी बांधे हुए है। हिंदुस्तान एक
जुग्राफी और माशी इकाई है, जिसकी तहजीब अनेकता में एकता को अपनाती रही है। उन विरोधाभासों का पुलंदा है जो मजबूत मगर महीन जंजीरों से जुड़ा है। पुरानी गाथाओं की तरह उसमें मायावी स्वरूप है। वो एक अफसाना है, एक ख्याल है, एक ख्वाब है, एक प्रतीक है, मगर साथ साथ ठोस हकीकत भी है, मौजूद और व्यापक।